Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 9 of MGT 501 Human Resource Management, and we are going to touch about the functions of HRM. It's a very interesting subject. इसमें अब हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या चीज है? Means similarities and differences among employees in terms of age, cultural background, physical abilities, disabilities, race, religion, gender, sexual orientation. आप बेसिकली इसकी वजह से हेट्रोजीनियस बन जाते हैं. अभी इसमें जो आप देखें कि मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, ये सेम चीज इसमें आ गई कि फर्ज मदर टंग भी इसमें मैटर करती है, फिजिकल एबिलिटीज भी आ जाती हैं. वैसे आप देखें ना, जो डिसेबल लोग हैं, अभी हर डिपार्टमेंट में हर जगह उसका एक कोटा होता है. उन्होंने 1% 2% कोटा है, अगर उसको डिसेबल लोगों को जॉब मिले ही ना, उसके यही होता है कि उस वजह से उनको जॉब भी मिलती है. सारा कुछ होता है कि वो एक कोटा होता है जिसकी वजह से उनको ये पॉसिबिलिटी होती है कि उनको जॉब मिल जाती है. तो ये इस लिहाज से हर चीज को उस वक्त देखा जाता है. ओके जी, इसको ये कल का लेक्चर था. बेनिफिट्स हमने देखे थे. स्ट्रेंथनिंग कल्चरल वैल्यू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनहांस कॉर्पोरेट रेपुटेशन करते हैं, हेल्प टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड पीपल. बेसिकली ये हर ऑर्गेनाइजेशन कहती है जो भी काम के लोग होते हैं, जो कि उनकी कंपनी के लिए बैकबोन का किरदार अदा करते हैं, तो उनको वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अट्रैक्शंस भी दी जाएं ताकि वो रिटेन्ड रहें, क्योंकि वो सारी कंपनी को चलाने वाले ऐसे लोग होते हैं. बाज़ का जो अच्छी कंपनियां आप देखें तो उसके अंदर जो सीएफओ का रोल होता है, वो फाइनेंशियल मैटर जितने भी मैनेज कर रहा होता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है कि जो फाइनेंसिस जितने भी हैं, क्योंकि ये दैट इज द आर्ट. क्योंकि उसने आपने एक कुछ पैसे को रिटेन रखना होता है, कुछ शेयर होल्डर्स को जो एक डिविडेंड जो है क्वार्टरली मीटिंग्स के बाद देने होते हैं, वो उनको मिल रहा होता है. और कुछ पैसा बेसिकली उसके एक साइकिलिंग ऐसी होती है कि बैंकों से लोन लिया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, और बैंकों का लोन वापस भी हो गया और डिविडेंड भी दे दिया, और जो बाकी जो है आपने जो रिटेन करनी मनी वो सारा कुछ. तो वो बेसिकली उसका एक आर्ट होता है कि किस तरह वो बिजनेस को चलाता है. देन इम्प्रूव मोटिवेशन एफिशिएंसी और रेजिस्टेंस का. अभी क्योंकि हर चीज की मोटिवेशन का एक डिफरेंट होती है. जो मोटिवेशन है ना, बेसिकली मेनली ये दो टीयर पे चलती है. एक होती है रिवार्ड्स, ठीक है, एक होती है रिकग्निशन. रिवार्ड्स और रिकग्निशन, आप देखेंगे रिवार्ड जो है ना, आप लोअर लेवल पे चले जाएं, लोअर लेवल पे लोग किसी को रिवार्ड देंगे. रिवार्ड इन द सेंस के आप किसी को 1000 रुपया इनाम दे देंगे उसके अच्छे काम के, उसको वो मैटर करता है. या उसको किसी काइंड में चीज दे देंगे, वो उसको मैटर करता है, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी. स्टाफ टाइप जो लोग होते हैं, ये नीचे वर्किंग में जो लोग आते हैं, उनकी बात आ जाती है, तो दे विल बी मोर मोटिवेटेड ड्यू टू दैट. इंस्टेड कि उसको सिंपल एक सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, उसके घर में बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, ईद आई हुई है और उसने बच्चों के कपड़े खरीदने, तो वो सर्टिफिकेट के से तो कपड़े वो नहीं खरीद सकता अपने बच्चों के. लेकिन वेयर एज उसको चीज को दे दी जाए पैसे की शेप में या काइंड की शेप में, तो दैट मैटर्स. हम उस तरह वो मोटिवेट होगा ज्यादा काम करने के लिए. या उस बंदे की कोई ऐसी डायर नीड है, फर्ज के उसने कि एक जगह जॉब कर रहा है, छुट्टी जाना है, तो उसको कहें ठीक है ये अच्छा काम करेगा तो तुझे छुट्टी मिलेगी, तो उसको छुट्टी मिल गई, तो ही वुड बी और शी वुड बी द मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन कि वो नेक्स्ट टाइम भी अच्छा काम करेगा. जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको छुट्टी मिल जाएगी. ये दिस इज अ रिवार्ड. रिकग्निशन आती है फर्ज के मैनेजमेंट लेवल पे या अफसर कैडर में. ये यूजुअली ये रिक्वायरमेंट होती है कि अफसर को अगर शाबाश भी दे दी जाए सबके सामने, या उसको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए सबके सामने, या वैसे भी सर्टिफिकेट में उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, उसकी सीवी का हिस्सा बनता है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, उसकी एफिशिएंसी में वो काउंट हो जाती है थ्रू लाइफ के. हाँ जी, इस बंदे को ये अच्छा काम करने पे ये रिकग्निशन मिली थी. ठीक है, मोटिवेशन की बेसिकली दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, ये रिकग्निशन और रिवार्ड. और रिकग्निशन और एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये होती है रिवार्ड और रिकग्निशन. एनीवेज, ये सर जस्ट फॉर एक साइड लाइन एक चीज मैं बताना चाह रहा था. अभी कुछ मैं बताने की कोशिश करते कि एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, दिस इज एन इंडिविजुअल. और इंडिविजुअल के इंटरनल डायनामिक्स हैं, डायमेंशन उसकी आ गई, एज है, जेंडर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फिजिकल एबिलिटी, रेस, एथनिसिटी. फिर एक्सटर्नल भी आ गई चीज है, ये तो उसकी टोटल जात के साथ है. ये उसको जो चीजें मिल सकती हैं
इनकम पर्सनल उसकी हैबिट जो क्रिएट हो जाती है, देन रिक्रिएशनल, रिलीजियस, एजुकेशनल, वर्क एक्सपीरियंस, अपीयरेंस, पेरेंटल चीजें, मार्शल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये क्योंकि पिछला लेक्चर इसको मैं हार्डली कवर कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो फंक्शनल में आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ वर्क कंटेंट फील्ड क्या है, डिविजनल डिपार्टमेंट उसका क्या है, उसकी सीनियरिटी लेवल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्क उसकी लोकेशन क्या है। अभी कोई भी बंदा किसी जगह पर भी पोस्टिंग उसकी हो सकती है, वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो ऐसी कंपनी है नेशनल लेवल पे कि जिसके फुटप्रिंट हर सिटीज में पाए जाते हैं, तो वो उसको किसी जगह भी पोस्ट कर सकते हैं। फर्ज क्या है कि एक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, उसकी एक मार्केटिंग का हेड ऑफिस तो उसका लाहौर में है, लेकिन उसके फुटप्रिंट पूरे पाकिस्तान में है। आप फातिमा फर्टिलाइजर आपकी बात कर लें, एंग्रो की आप बात कर लें, तो उनके फुटप्रिंट बाय एंड लार्ज पूरे कंट्री में पाए जाते हैं। नहीं, उसके दफ्तर जो है ना पूरे कंट्री में पाए जाते हैं। आल दो उनका बायस कुछ में उनका फोकस ज्यादा होता है, किसी में उन्होंने जैसे ना टारगेट नीची या उसके लोगों का ट्रेंड चल रहा होता है कि इधर उन्होंने एफएफसी सोना यूरिया खरीदनी है, अजय सर सब शादाब फातिमा की फर्टिलाइजर खरीदनी है या एंग्रो की फर्टिलाइजर खरीदनी है, तो कुछ एक एरिया में ज्यादा डीलरशिप या ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो उधर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उनके फुटप्रिंट के तो ऑफिस बाय एंड लार्ज हर जगह होते हैं। किस परसेंटेज ऑफ सेल्स किस जगह कम होगी, किस जगह ज्यादा होगी, दैट मैटर्स डिफरेंट मैटर। स्टेटस की वाली बात है, फंक्शनल लेवल क्लासिफिकेशन, यानी ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की ये चीज की पिछले लेक्चर में हमने कवर किया। डाइवर्सिटी वही बेसिकली किस क्या चीज होती है। डाइवर्सिटी एज की वजह से हो सकती है, जेंडर की वजह से हो सकती है, रेस की वजह से हो सकती है, एथनिसिटी की वजह से हो सकती है, रिलीजन की वजह से, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कैपेबिलिटी, डिसेबिलिटीज, इसकी वजह से डाइवर्सिटी क्या है, मुख्तलिफपन उसमें क्या चीज होते हैं। अच्छा जी, भी आई होप सो ये आपको शहजाद ने कल अटेंड किया था। शामी, यू आर आल्सो क्लियर अबाउट दिस लेक्चर बिकॉज यस्टरडे वाला आप हो सकता है यूट्यूब पे आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन ये मैं पिछले का एक थोड़ा सा रिकैप करने वाली बात करता हूँ। हाँ जी, तो जी सर। सर आवाज काइंडली कभी कभी ना बहुत स्लो हो जाती है। अच्छा चलो मैं अब ट्राई टू एड्रेस, अच्छा स्लो हो जाती है, अच्छा ठीक। अभी ठीक है सर। अब मैं थोड़ा सा करीब हो जाता हूँ लैपटॉप के, हो सकता है कि ऐसे चक्कर हो जाए। अच्छा, रिमोट सोर्स कोर फंक्शंस, फंक्शंस इसके क्या हैं। अभी बेसिकली आप कोर फंक्शन अगर ओवरऑल देखें ह्यूमन रिसोर्स के, तो उसने स्टाफिंग है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, कंपनसेशन बेनिफिट है, सेफ्टी हेल्थ है, एम्प्लॉइज लेबर रिलेशन, सारा कुछ वो अपनी जगह आ गया। कोई भी आप सिंपल वर्ड्स में देखें कि कोई बंदा सिलेक्ट होता है या रिक्रूट होता है, ठीक है, उसके बाद उस बंदे की डेवलपमेंट की जाती है, यानी डेवलपमेंट इन सेंस सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं, उस बंदे की ट्रेनिंग हो गई, एक्सरसाइजेज में वो चला गया, उसको डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेनिंग हो सकती है, कोर्सेज इंटरनल हो सकते हैं, फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज हो सकते हैं, वो करने के बाद वो चीज उसकी डेवलपमेंट कर दी जाती है। फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है, उसकी बेसिकली उसने जो काम करता है तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, जाहिर उसको सैलरी भी दी जाती है, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो सकते हैं, उसको सहूलियात मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। हाँ जी, आपको मेडिकल की सहूलत की फैसिलिटी है, आपको पिक एंड ड्रॉप यानी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो सकती है, आपके बच्चों को एडमिशन मिलेगा तो उसमें फी में कंपनसेशन हो सकती है। आप ये भी कुछ कंपनी में होता है कि आप लंच कराते हैं तो लंच आपको 50% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, वो उसको सहूलियात हो सकती हैं। आपको जब इंश्योरेंस पॉलिसी आपको हो सकती है, आपकी डेथ हो जाए तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा, वो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सारा कुछ, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर सेफ्टी एंड हेल्थ के क्या प्रोसीजर, क्या तरीकाकार, वो इंश्योर किया जाता है कि आप जिधर वर्किंग एनवायरनमेंट आपके है, अगर कोई प्लांट है तो उसमें अगर केमिकल निकलते हैं तो ज़ाहिर उसके लिए रेमेडियल मेजर क्या हैं, वो आपकी हेल्थ को कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। अगर टॉक्सिक मटेरियल, अगर अमोनिया या कोई चीज़ ऐसा निकलता है जिसमें आपकी जान जा सकती है, तो उसको मेजर्स क्या लिए गए हैं कंपनी की तरफ से उस प्लांट जिसमें आपकी हेल्थ को अफेक्ट ना आए। तो या उस एरिया में किसी जगह कोई ऐसा एरिया टेररिस्ट उधर ऑपरेट कर रहे हैं, या भी आजकल या पिछले खास कुछ टाइम फ्रेम में थे, वार ऑन टेरर वाली बात हम कर रहे हैं, तो उसमें एनवायरनमेंट में आपकी सेफ्टी का क्या बंदोबस्त है, वो सारी चीजें दें। एम्प्लॉय लेबर, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशनशिप, जिसने एम्प्लॉय किया हुआ है और जो लोग काम करने वाले हैं उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। अभी आप वो तो आपकी विसल ब्लोइंग पॉलिसी क्या है, विसल ब्लोइंग पॉलिसी में पहले आप कल कहा था, थोड़ा सा आई विल टच अपॉन व्हाट इज दैट विसल ब्लोइंग पॉलिसी। विसल ब्लोइंग पॉलिसी ये एक जरूरी एक फंक्शन होता है
कि जिसमें जो पर्टिकुलरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तो ये SECP की तरफ से भी और ये ऑर्डर्स होते हैं कि विसिल ब्लोइंग पॉलिसी है कि जो भी कोई पॉइंट रेज करना चाहता है ही शुड बी और शी शुड बी एबल टू रेज दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट एनीबॉडी। ठीक है ना। ये कॉर्पोरेट कल्चर में इन पर्टिकुलर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में शायद ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में ये चीज पाई जाती है। अच्छा, ये फंक्शंस को हम स्कोप इसके एम्प्लॉइज हायरिंग रिकमेंडेशन उसी की एक शेप आती है, एम्प्लॉइज मोटिवेशन, मेंटेनेंस उसकी है। मेंटेनेंस के कि वो ये नहीं कि बंदा है तो उसको पकड़ के उसके कान सीधा करना या नाक सीधा करना, मेंटेनेंस के को उधर मेंटेन रह जाए। और कोई सेहत सेहत के एंगल से भी आ जाती है कि वो ही शुड बी मेंटेन्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इस एंगल से भी इसकी बात आ जाती है। देन है जी फंक्शनल एरियाज में क्या है, प्लानिंग एंड सिलेक्शन, measuring performance and employee development, maintaining effective employee management relations, maintaining effective employee management relations, ठीक है जी। और देन एंटिसिपेटिंग एंड कॉपिंग विद चेंज। अभी ये जो चेंज मैनेजमेंट है ये एक अलग सब्जेक्ट भी होता है कि आप देखते हैं कि जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो रही हैं कि नहीं हो रही। जो जो चेंजेस है इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी चेंजेस आते हैं। आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जो ह्यूमन स्किल उसको बंदे की ट्रेनिंग चाहिए तो वो चीज चला सकता है ना। अभी कोई एक नई ऑफिस में कहते हैं लैपटॉप नए वर्जन का आ गया है, तो ये आपको कहे जी सैप प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर दिया, सैप सिस्टम पे कंपनी ऑपरेट करना शुरू कर दिए थे, तो उस सैप सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लोगों की ट्रेनिंग भी चाहिए। ट्रेनिंग ये एज ए यूजर और ट्रेनर ऑफ दी जो कि सैप को बैकअप में यूज करवा रहे हैं आपको, यानी सैप एक्सपर्ट्स जिनको सैप लैंग्वेज सैप सिस्टम सारा कुछ आता है उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और वो जिन्होंने उसको यूज करना है उस सिस्टम को उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अभी कुछ ऐसी चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट के पुलिस में आप कहते हैं जी APC आ गई हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, लेकिन अगर उनको उसका यूज ही नहीं आता, यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर अब मोटा लोहा लगा होता है दाएं बाएं, उसके मजबूत चीज होती है, उसके अंदर आप घुस के आप दुश्मन के करीब नहीं जा सकते हैं, उनकी गोली का असर नहीं होता उसके ऊपर, तो आप अंदर करीब जाके आप निकल के तो उसके ऊपर इफेक्टिव कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उन्हें APC दे दी, लेकिन आपको उसको APC की टैक्टिक्स या यूज करने का तरीका नहीं आता, तो उसका फिर फायदा नहीं है। तो कहते हैं एंटीसिपेटिंग एंड कॉपिंग विद द चेंज। आपने चेंज ले आए कि APC आपने दे दी पुलिस को, लेकिन आपने उसको एंटीसिपेट करके उसको सिखाना भी है कि कैसे उसका इस्तेमाल है, उसकी तरीकाकार क्या है। ये नहीं कि गाड़ी चलाने वाले के एंगल से बात नहीं मैं कर रहा, उसकी जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके टैक्टिक्स क्या यूज करेंगे कि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अंदर जाके कैसे ऑपरेट कर सकते हैं उस गाड़ी को और उसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है, तो उसको उस एंगल से देखने की जरूरत होती है। अभी अगर प्लानिंग एंड सिलेक्शन की बात हम करते हैं, पहला पॉइंट है पहले फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी देखिए जॉब एनालिसिस, जॉब रिक्रूटिंग एंड स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, इंटरव्यू, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, HRIS सिस्टम। अभी ये भी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने देखा होगा। HRIS किसी भी HR डिपार्टमेंट देंगे, HIR एक पूरा सेक्शन होता है कि जो उसको डील कर रहा होता है। इसमें तमाम डेटा जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स के बंदों से रिलेटेड उसके अंदर फीडिंग होती है, सारी चीजें देखी जाती हैं, कब आया, क्या क्या किस टाइम फ्रेम में क्या क्या उसको ट्रेनिंग चाहिए थी, क्या वो उसको ट्रेनिंग मिल गई, और ट्रेनिंग मिलने के बाद बंदे का आउटपुट क्या था। देखो ना, कोई भी चीज है, एक बंदा एक आया उसको फर्ज करो एक सर्टन लेवल पे उसकी उसको ग्राफ था, लेकिन कोई भी ये नहीं कि वो 0 पे होगा। आप कह रहे हैं कि वो आप 50% पे वो बंदा था क्योंकि उसका एजुकेशन है, उसने सारा कुछ इंटर्नशिप भी शायद की हुई, तो उसको तो लिया। आपने कहा कि इसको 2 साल बाद इसको एक फ्लान सो एंड सो कोर्स करवा देना चाहिए। कोर्स करने के बाद बेसिकली आप देखते हैं कि आपका इनपुट, आप देखने की चीज होती है इनपुट, एक होती है थ्रूपुट, ठीक है जी, एक होती है आउटपुट। ठीक है, आपका इनपुट आपने कोर्स का दे दिया इस बंदे को, अब उसके बाद उसकी प्रोफिशिएंसी देखी कि जो पहले प्रोफिशिएंसी लेवल था उसकी एफिशिएंसी लेवल थी, क्या उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक है, नहीं आपने जो ट्रेनिंग उसको दे दी, ट्रेनिंग की यानी दैट इज ए थ्रू पुट को उसके इनपुट होगी थ्रू ट्रेनिंग के बाद, तो उसके बाद आउटपुट उसको बंदे का देखना है आउटपुट क्या है। कि अगर फर्ज किया वो 50% से अगर 60 या 70% पे गया तो इसका मतलब उस ट्रेनिंग का उसको फायदा होगा।
अगर वो उसका उसी का उधर ही है तो इसका मतलब उस बंदे के डफ एंड डम वाली बात है, उसको फायदा तो नहीं हुआ। अभी ऐसे ही है, टोटल टाइम भी उसने वेस्ट करवा दिया, खर्चा भी करवा दिया, ऑर्गेनाइजेशन का सारा कुछ है। तो वो चीज भी देखने वाली बात है कि सारी चीजें ऑटोमेटिक फीडबैक होती है। तो उसका पता कैसे चलता है, जब वो जो कहते हैं एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, एसीआर के लिए एनुअल रिपोर्ट जब लिखी जाती है उसमें सारा कुछ मेंशन हो जाता है कि बंदे ने अपने प्रोग्रेशन की है कि नहीं की है, कि अभी फर्दर इसको इम्प्रूवमेंट ऑफ इसको क्या है। अभी उसके बाद भी हम देखते हैं कि इसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इस बंदे को थोड़ी सी और फर्दर रफ एंड टफ ट्रेनिंग चाहिए, डन या फिजिकली एक बंदा वीक है, ये भी हो सकता है कि उसे यानी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको कोर्स करवा दें फिजिकल रिलेटेड, टफ टाइम दें इस बंदे को ताकि अपना फिजिकली फिट हो जाए। अभी एक जॉब आपने सुना होगा, जेडी जॉब एनालिसिस, जेडी होते हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और एक जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। जॉब स्पेसिफिकेशन, अभी दो चीजें डिफरेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है कि बंदे ने क्या काम होना चाहिए, ठीक है, क्या काम करेगा। आप जैसे जब भी कोई ऐड देखते हैं तो उसमें ये बाय एंड लार्ज लिखा तो जॉब डिस्क्रिप्शन तक क्लियर लिखा होता है कि बंदे को ही शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग, पूरी एक लिस्ट होती है। तो ये भी होता है कि आगे आगे की डिटेल में लिखा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में, उसको फर्दर उसको मिलेगा क्या इस सारा कुछ करने कराने पे, कुछ मोटी तनख्वाह तो शायद लिख दे, लेकिन लाजमी नहीं है वो, क्योंकि वो कई चीजें अंडरस्टैंडेबल होती हैं कि किस डिपार्टमेंट में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको क्या पे पैकेज होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितना है, वो स्टैंडर्ड तकरीबन बाय चीजें चलती हैं। तो वो भी एक एनालिसिस वाली बात होती है, प्लानिंग एंड सिलेक्शन जब करते हैं, जो आपको एनालिसिस करते हैं और जॉब की डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटिंग जब रिक्रूटिंग तो स्टेप्स हैं बेसिकली, कैसे रिक्रूटर होती है, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट इंटरव्यू सारा कुछ होता है, और मैनेजमेंट में सारी चीजें चलती हैं। मेन परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल की मैसेज बात है, वो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है शुरू में जब बंदा आता है, 3 महीने बाद भी होगा, कहा 3 महीने बाद इसकी रिपोर्ट दें कि ये बंदा कैसा है, कि इसको इंडेक्ट करने के, इसको रिटेन करने के काबिल है भी कि नहीं है, उस एंगल से देखे जाते हैं। ट्रेनिंग नीड्स उसकी क्या है, नीड क्या है, उसको किस किस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है। कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर अब लोकल लेवल पे भी हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, और उसकी पॉलिसी क्या है, एसओपीज क्या है। एवेलुएटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, जो प्रोग्राम इफेक्टिवनेस की आप एवेलुएट करते हैं कि क्या है। कैरियर काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट, उसके कैरियर काउंसिल करते हैं और उसको डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ आप करते जाते हैं। मेंटेनिंग इफेक्टिव एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशंस, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट रिलेशंस, developing equitable compensation system, collective bargaining and resolving grievances। अभी पॉइंट इसमें समझने की जरूरत है, जो आपका एम्प्लॉय है, जिसने आपको एम्प्लॉय किया हुआ है, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी तो हाईएस्ट एक स्पेक्टर पेडेस्टल होता है जिसके आपको रखा जाता है, किस काम के लिए रखा जाता है, तो उसका और लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो उसका इफेक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय और पे पैकेज के एंगल से भी, अगर प्राइस हाई का चल रहा है तो आपकी पे भी उस लिहाज से बढ़ रही है तो गुड इनफ। आपको अगर नहीं तो हो सकता है डियरनेस अलाउंस मिल रहा है तो देन गुड इनफ। और आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज वेयर इट इज रिक्वायर्ड आपकी बनती है, वो इट इज गुड इनफ। आप देखना कि ये रिस्क एनालिसिस, आपने लफ्ज एक सुना होगा, रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। अभी देखने में आपको एज ए सब्जेक्ट भी ये पढ़ाया जाता है, रिस्क जो है ना ये हर जगह पाया जाता है, लेकिन इस रिस्क को अगर पहले आपने प्लानिंग कर ली है तो आप यू विल बी कंफर्टेबल टू मैनेज दैट। ठीक है, ये इसको रिस्क की भी दो किस्में होते हैं कि नॉन नॉन रिस्क होता है, एक होता है अननोन रिस्क होता है। एक कहते हैं नॉन रिस्क, नॉन रिस्क होता है जो कि पहले आपने प्लान किया होता है कि हाँ ये रिस्क होगा। एक होता है अननोन रिस्क, जैसे अननोन रिस्क के जो आपने प्लान भी नहीं किया होता और वो रिस्क, वो मसला हो जाता है। नॉन रिस्क आपकी इसकी शेप ये शक्ल बातचीत इस तरह करते हैं कि जैसे आपने कहा जी हाँ जी फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है, गर्मी सर्दी की वजह से लू लग सकती है, टाइफाइड हो सकता है, मुख्तलिफ बीमारियां आ सकती है। ये जी नॉन रिस्क में आ जाते हैं। जब एक कंपनी जो रोड बना रही है तो उसको पता हाँ जी बंदे जख्मी हो सकते हैं, बंदे
जो है सीरियस हार्ट अटैक भी हो सकता है, काम करने के दौरान बंदे की डेथ भी हो सकती है, काम करने के दौरान मशीन जो है ना उनके एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप यू वर्कआउट ईच एंड एवरी, मसलन आपने किसी जगह बीम डालने तो बीम गिर भी सकता है, क्या उसका फिर आप करेंगे? ठीक है, पुल है, पुल बनाते हुए आपको मशीनरी खराब होगी, आपको दरमियान में मेन बीम ही वो क्रैक हो गया, गिर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? और आपने इस तरह की हर चीज की वर्किंग की होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली होती है, उसमें आपने वर्किंग की होती है, इसके हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, उसके तमाम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके सारी आपने एक वर्किंग की होती है उसका। अननोन रिस्क है, जैसे अभी पेंडेमिक आ गया है, कोविड-19 है, ये अननोन था, ये रिस्क हमें पता ही नहीं था कि इस तरह का एक रिस्क भी हो सकता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है? जब ये रिस्क आया तो नए सिरे से एसओपी, तरीकाकार, आस्ता-आस्ता जो बातचीत करते-करते जो है ना एक तरीके पे पहुँच गए हैं, इसको कैसे मैनेज करना है, इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ भाई, एक आपने इतना सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथ धोएँ 20 सेकंड के लिए मुसलसल धोएँ। ठीक है, आजकल जैसे अभी कहते हैं ईद की छुट्टी में जी लॉकडाउन कर दिए कि लोगों का बेसिकली लॉकडाउन लोगों को आपस में मिलने से मना करना मकसद नहीं था। मकसद ये है कि लोग आपस में इंटरेक्ट ना करें और ये बीमारी एक से दूसरे में फैलने का मौजब कम से कम हो या ना फैले, जिधर है उधर रुक जाए। जब रुक जाएगी तो इसका पीरियड है 2 टू 3 वीक्स में, अगर बंदे को मेन लंग्स का मसला नहीं बनता, रेस्पिरेटरी मसलन नहीं बनता, आप वेंट पे नहीं, खुदा न खास्ता चला जाता है, तो वो बंदा 2 टू 3 वीक्स के बाद नॉर्मल हो जाएगा और वो चीज़ का एक सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, उसके फैलने का मसला जो है ना, वो ब्रेक हो जाएगा, मामला सीधा हो जाएगा। अच्छा, मैं पॉइंट सिर्फ ये कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें आपने करनी है और जो एम्प्लॉयी है और जो मैनेजमेंट की आपस में रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, रिस्क को भी मैनेज हो रहा है, रिस्क से मुराद है कि महँगाई हो रही है तो आप उसका ख़्याल कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो आप उसका ख़्याल कर रहे हैं। आप वो जो बीमारी में और हॉस्पिटल फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी उनको रिक्वायर्ड लेवल की आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनिटली दे विल बी कंफर्टेबल, वो आपका रिलेशनशिप भी सही मेंटेन रहेगा। ये नहीं कि सीनियर लेवल पे लोग अपने आप को लुक आफ्टर करें, जूनियर लेवल पे लोग जूनियर का जो है ये स्टाफ का या जूनियर मैनेजमेंट है, इधर मैनेजमेंट जो है ना, ये लिमिटेड कंपनी में ये मैनेजमेंट आर इक्वल टू अफसर्स, अफसर्स को कंसिडर करते हैं, अफसर्स को जो है ना वो मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं इसको। अच्छा जी, आज ये अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग और रिजॉल्विंग ग्रीवेंस, ये भी जो भी मसले मसाइल मिलकर वो हल करें, ये नहीं कि बिल इम्पोज करने की कोशिश न करें। अनकवरिंग एंड रिजॉल्विंग इम्प्लाइज प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम को पहले कहते अनकवरिंग, पहले कहते आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले आपको प्रॉब्लम को तो देखें, लोगों की प्रॉब्लम है क्या है। बात बात ये होता है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप उसको प्रॉब्लम का पूछते नहीं है, तो वो प्रॉब्लम एक बम बन जाती है, एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि वो प्रॉब्लम जो एक कैंसर बन जाए जिसका इलाज ही नामुमकिन हो, उसे थ्रू आउट यू शुड बिकम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। कहते हैं लीडर और लेड वाली बात होती है मैनेजमेंट। एक एक होता है मैनेजर, होता है एक लीडर। मेन लीडर जो होता है लोगों के दिलों में बसता है, मैनेजर जो वो डंडर से काम चलाता है। हम अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी ये टर्म यूज करते हैं कि जो मैनेजर है वो डंडा चलाता है, ये कमांडर है, कमांडर साहब है, ये डंडा डंडे वाली बात आ जाती है। लेकिन जो लीडर होता है लोगों के दिलों में बस के उनको रूल करता है, उनको कमांड करता है, तो उसमें जो मसला मसाइल ऑटोमेटिकली ही उसको सामने आते रहते हैं और वो मसले हल करते हैं। तो कहते हैं एक टर्म हम यूज करते, डू इट, ठीक है, और लेट्स डू इट। हाँ जी शहजाद, इसका मतलब क्या है? लेट्स डू इट, सर इन दोनों का मतलब क्या है? मतलब के लेट्स डू इट मतलब करना चाहिए, करते हैं, तैयार होते हैं करने के लिए। जरा जरा खुल के एक्सप्लेन करें। डू इट, लेट्स डू इट। सर डू इट करते हैं मतलब के करना जरूरी है, अहम है। अच्छा चले, शमी आर यू लिसनिंग मी? शमी आर यू जी लिसनिंग जी मी? सर, आई एम लिसनिंग सर। हाँ जी, चलो आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें। सर अनकवरिंग एंड रिजॉल्विंग एम्प्लॉय प्रॉब्लम, यानी कि उनके जो प्रॉब्लम है उसको पहले एड्रेस करना, कि आपको एज अ लीडर एज अ मैनेजर पता हो कि आपके एम्प्लॉय किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं सर। और उसके बाद सर उनका हल आपने ही फिर निकालना है विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज।
यानी कि अगर लेट से 5 बंदे हैं, उनको ईद की छुट्टी भेजना है, तो अगर आपने 3 को भेज दिया तो फिर 2 से आपने काम चलाना है। ठीक होगा। नहीं अब ये डू इट, लेट्स डू इट को जी सर। तो उसके बाद सर फिर जो अवेलेबल लोग हैं उनके साथ मिलके उसको सर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अ, किसी भी मतलब ऑप्टिमम बेहतर हल की तरफ सर, ताकि काम भी हो जाए और उनको मोटिवेट भी रखें सर। लेट्स डू। अच्छा ये मैं नीचे लिखे थे, आपको नजर आ रहा है, मैंने लिखा है लफ्ज है डू इट एंड लेट्स डू इट। अच्छा दोनों में फर्क है। फर्क इसमें मैं एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन इट। इसमें जो शहजाद, आर यू लिसनिंग मी ना? अभी ये, सर हाँ अभी सर देखिए, सर डू इट है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, करो ये, ठीक है। सर आप जब किसी को कह रहे हैं ना, अपने जूनियर को ऑर्डर दे रहे हैं कि डू इट, आप ये काम करो, यू आर ऑर्डरिंग, आप उस टीम का हिस्सा नहीं सर हो, आप एक किस्म का सुपरवाइजरी रोल पे हैं। जब कहते हैं लेट्स डू इट, लेट्स डू इट मतलब कि आप, यू आर पार्ट ऑफ दैट टीम, पार्ट ऑफ दैट टीम, पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन। अब उसका हिस्सा बन के उनके साथ आप काम करते हो। जब आप किसी का हिस्सा बन जाते हो, बिकम पार्ट ऑफ द टीम, तो वो लोगों के दिलों में आप बसते हैं। लोग, आप सीनियर जूनियर के बाद लोग कहते हैं कि यार ये बंदा कितना अच्छा है, को हमारे साथ मिलके ही इज डूइंग दिस थिंग, ठीक है। और एक इसमें एक जेस्चर वाली बात भी आ जाती है। ये नहीं कि आपने पकड़ के तो सारा कुछ, आप उनके साथ कर दीजिए, जो स्टार्ट ऑफ द थिंग्स उनके साथ हैं, और देन यू कीप ऑन डूइंग अदर थिंग्स। तो लोगों के एक अंदर एक एहसास, फीलिंग पैदा करना, कहते हैं प्रॉब्लम पैदा होने से पहले ही आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन के हिस्सा बन जाते हैं। जब दूसरी तरफ है कि आपने ऑर्डर दे दिया, तो आप लोगों के मसले मसाइल चीजें कि वो हो सकता है ब्लो अप होने शुरू हो जाए, कुक अप होना शुरू हो जाए, लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं बन पाते। अच्छा ये तो एक एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चीज बताई। असेसिंग एम्प्लॉय स्ट्रेस, सर वो आपको मसला को मालूम करें। एम्प्लॉय मोटिवेशन सिस्टम आपने के, जैसे मैं आपको बताऊं रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वाली बात थी, कि आपने वो सिस्टम भी सर अब आवाज सर बहुत बहुत खराब हो रही है, 10 मिनट से आवाज बिल्कुल समझ नहीं लग रही। ओके। अच्छा हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी। जी सर ठीक है सर। अच्छा बीच में आई डोंट नो, बीच में हो जाता है नेटवर्क की सिस्टम की वजह से, मैं आपको सीक्वेंस में बोल रहा हूँ। अच्छा मैं पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा था मोटिवेशन की बात, के लोगों को मोटिवेशन लेवल ऐसा होना चाहिए कि हर बंदे की मोटिवेशन लेवल डिफरेंट भी हो सकता है। हर बंदे का मोटिवेशन लेवल उसकी सेंसिटिविटी के बेस पे भी होता है। मैं छुट्टी की एग्जांपल दी कि उसके लिए मोटिवेशन ये कि उसको छुट्टी टाइम में मिले तो ही इज मोटिवेटेड। एक बंदे को कोई पैसे खास किस्म की 1000-2000 रुपए फालतू एक्स्ट्रा उसको महीने में मिल जाए, किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ही इज मोटिवेटेड। अब करेंगे अगर कोई इस तरह एक खास ओकेजन में उसको फर्ज के रमजान है तो रमजान पैकेज के कुछ चीजें मिल जाए तो ही इज मोटिवेटेड। ईद आ रही तो उसको एक सूट मिल जाए तो ही इज मोटिवेटेड, डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो स्टाफ नीचे लोअर लेवल की बात करें। अच्छा अभी इसमें एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम की आयत है कि उनकी मदद के लिए क्या मदद प्रोग्राम हर महकमे में, हर फैक्ट्री में, हर अदारे में डिफरेंट किस्म के असिस्ट करने के लिए होते हैं। अगर उनको मसले मसाइल है तो वो कमेटियां होती हैं कि उनको मसला, कोई भी उनको मसला सुना जाए और हल निकाला जाए। तो अगर जी एंटिसिपेटिंग एंड कॉपिंग विद द चेंज है, इम्प्लीमेंटिंग फेयर एम्प्लॉय लेजिस्लेशन, तो वो उसके जो एम्प्लॉइज के साथ जो कानूनी कार्रवाई है फेयर तरीके से की जाए। अगर ये नहीं कि जो दो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का कोई सॉफ्ट कॉर्नर रख लीजिए, दूसरे के लिए मुश्किल आप टफ टाइम उसके पनिशमेंट देना शुरू कर दें, दैट इज वो ठीक नहीं रहती। फिर मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते, आना शुरू हो जाती है आपस में। फ्यूचर कंडक्टिंग रिसर्च एंड एवेल्युएट करंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, अभी एक चीज साथ साथ चलती रहती है कि आप करंट जो सिस्टम आपका चल रहा है वो क्या है, और जो फ्यूचर ये चेंजेस जो आ रही हैं उसको भी आपने ज़हन में रखें कि आप उस चेंजेस को उस सिस्टम का हिस्सा बनाएं। सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे तो चीजें ठीक चलेंगी। अभी दो ही एक दो फैक्ट्रियां चल रही हैं, दो कारखाने कंपनियां हैं। एक जो है फर्ज किया वो आपको फॉरेन कोर्सेज पे भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, एक जो ना लोकल कोर्सेज पे भेजते हैं, एक कहते हैं जो ऑनलाइन टाइप कोर्सेज, तीसरी कंपनी ऑनलाइन तो कोर्सेज करके आपको फारग कर देते हैं। तो ज़ाहिर मोटिवेशन लेवल तीनों में डिफरेंट हो सकता है इसमें। तो चेंजेस का मकसद बेसिकली फ्यूचर चेंजेस, जैसे मैं बताऊं कि जो भी कंपनी चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करती वो पीछे रह जाएगी और वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जैसे मैं मार्केटिंग में, आप दोनों मार्केटिंग के स्टूडेंट भी हैं,
तो उसमें ये था कि ये पहले इंट्रोडक्शन है, आपकी ग्रोथ स्टेज है, ग्रोथ स्टेज के बाद आपकी आपकी मेच्योरिटी स्टेज है, यानी आपकी मेच्योरिटी स्टेज है, मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज है। ठीक है जी। डिक्लाइन को अगर आपने सिस्टम इवॉल्व नहीं किया, आपने स्ट्रेटजी चेंज नहीं की, तो आप वाकई डिक्लाइन कर देंगे, डेथ हो जाएगी। लेकिन आपने अगर आपकी स्ट्रेटजी इवॉल्व कर ली, आपने फ्यूचर लाइन एक्सटेंड कर ली, आपने एक कोको कोला की मैंने एग्जांपल दी थी कि वो ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी के बाद उन्होंने क्या किया जी, आपने फर्दर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया, आपने मार्केट्स जो है ना डिफरेंट उन्होंने एक्सप्लोर की और उधर चीजें भी बेचना शुरू कर दी। तो वो उस लिहाज से वो चीजें हुई, हालांकि दूसरे कंपटीटर्स भी हैं, सारा कुछ है। अभी और भी आप देखिए कुकिंग ऑयल में देखने को खास ब्रांड है कि वो उनकी डेथ नहीं होती, उसमें आप डालडा है कि छोटे होते हुए हम देखते आ रहे हैं जी, डालडा कुकिंग ऑयल और तो डालडा घी और लाभ तो कहते हैं जी उनका नाम एक बन गया कि हाँ जी वही चीज पीना है। तो बात को आती है ये कोल्ड ड्रिंक की बात करें, हाँ जी ठंडा ले आओ, तो उसका मतलब कहते हैं कोका कोला ले आओ या पेप्सी ले आओ जी, बोतल लेकर आओ जी। तो वो उस एंगल से चीज है जी कि लोगों का एक ज़हन और माइंड सेट उस लिहाज से बनते हैं, बन जाना। ये फ्यूचर ट्रेंड्स भी हैं, उन फ्यूचर ट्रेंड्स को भी ज़हन में रखते हुए आपने चलाना है। अच्छा जी, वो फंक्शंस इसमें फर्दर आगे और एचआर में फर्ज के मैनेजरियल फंक्शन हो सकते हैं और ऑपरेशनल फंक्शन हो सकते हैं। मैनेजरियल जो आपने पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोल का इसको भी लफ्ज यूज करते हैं। देन ये प्रोक्योरमेंट है, डेवलपमेंट है, कंपनसेशन है, मेंटेनेंस है, मोटिवेशन है, इंटीग्रेशन है। जो शुरू में फंक्शन बताए, इसकी फर्दर आपकी सेग्रीगेशन आई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस साइजेस, अभी साइजेस की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस साइजेस के अंदर क्या फर्क पड़ता है। अभी स्मॉल बिजनेस में आप देख लें, देखिए सेल्स, ऑपरेशन है, फाइनेंस हो सकता है, ये तीन स्मॉल बिजनेस में मैनेजर और ओनर आपका कोई भी छोटा सा आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बहुत बड़ी शॉप है कोई, ऐसे कोई शॉप हो सकती है, कोई भी एक बिजनेस हो सकता है छोटे लेवल पे। सेल्स उसने आपने करनी है, ऑपरेशंस आपने करनी है, और अब लोकल लेवल पे भी हो गया, सेल्समैन भी रखने हैं तो वो भी हो सकता है। चलडे में फॉर्मल एचआर यूनिट, चलडे में कोई एचआर यूनिट को नहीं होगी, क्योंकि लोगों खुद ही वो सारा कुछ अदर मैनेजर्स हैंडल एचआर फंक्शन। जो मैनेजर बाकी ये सारे एचआर फंक्शन वही करे, कितने बंदे होंगे, थोड़े से उसके पास बंदे हैं। फोकस ऑन हायरिंग एंड रिटेनिंग कैपेबल एम्प्लॉइज, वो जो कैपेबल बंदा है वो आपको हायर करेगा, बाकी को फर्क कर देगा वक्त के साथ। जो मीडियम साइज में आप करें कि मैनेजर प्रेसिडेंट आ गया, सेल्स मैनेजर अलग कर दिया, ऑपरेशनल मैनेजर अलग कर दिया, फाइनेंस मैनेजर अलग कर दिया, एचआर मैनेजर अलग कर दिया, ये मीडियम साइज पे आगे नहीं डिपेंड करता है। अभी एक लिटिल स्पेशलाइजेशन, HR is essentially the entire department of the एनिमल फंक। ये लार्ज में ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, इसमें मार्केटिंग अलग हो सकती है, ऑपरेशंस अलग हो सकते हैं, फाइनेंस अलग, एचआर अलग। मैं फिर एचआर के अगर अंदर फर्दर ये आ गए, अभी इसमें फर्दर भी होते हैं। मैं आपको सेपरेट सेक्शंस आर ऑफन क्रिएटेड प्लेस्ड अंडर एचआर मैनेजर, देयर ईच फंक्शन मे हैव ए सेपरेट स्टाफ एटसेट्रा। ये आखिरी मिनट चल रहा है, इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, फिर बाकी कर लेंगे। न्यू एवोल्यूशन में आ गए जी, परफॉर्मेंस इन 5 फंक्शनलिटी, आउटसोर्स, शेयर वर्ज सर्विसेज सेंटर है, लाइन मैनेजर्स आ गया, ये नए न्यू उसमें आ गए, प्रेसिडेंट, सीईओ, ह्यूमन रिसोर्स, सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर भी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, बेनिफिट, आउटसोर्स भी कुछ चीजें हो सकती है, शेयर वाली भी हो सकती है, प्रोटेक्टर स्क्रीनिंग में, चेंज एजेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी आई थी, स्पेसिफिक सर्विसेज है, एडवाइजर्स में भी आ गई, ऑपरेशनल मैनेजर कोऑर्डिनेशन भी इसमें ऐड हो सकती है। अभी व्हाट फंक्शन इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिसेस, इन्फ्लुएंस पे एक्सटर्नल पे फैक्टर आ गए, और फिर इसके बाद इंटरनल फैक्टर भी आ जाते हैं। इंटरनल फैक्टर भी है, इसको कल भी हम दोबारा टच कर लेंगे। ये जो 2 स्लाइडें, यूनियंस आ गई, एम्प्लॉइज जो आपको रिटेन रहते हैं किस तरह से, वेल पेड है, मेंटर्ड है, चैलेंज है, प्रमोटेड है, इवॉल्व है, अप्रिशिएट कर लें, वैल्यू ऑन मिशन एम्प्लॉइज ट्रस्टेड भी आ गए।